नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के तहत, और हमने बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें को पढ़ लिया है। और आज हम उनकी दूसरी ही कहानी जो दुलाई बाई है, हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगाई गई है, आज हम उसे देखेंगे। और जो भी बंग महिला की ये पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़ना चाहता है, उस कहानी के बारे में उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना चाहता है, तो हमारे चैनल पे जाके वो हमारा वीडियो देख सकता है। और आज हम दुलाई बाई कहानी के सारांश और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। कहानी ज़रा सी लंबी है, इस वजह से आज पूरी कहानी हम यहाँ नहीं पढ़ सकते, लेकिन कहानी का जो PDF है वो हमने अपने इस वीडियो की लिंक में PDF का लिंक हमने दे दिया है, तो आप वहाँ से कहानी पढ़ सकते हैं। PDF हमने शेयर किया है और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों और सारांश को हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उन सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर वीडियो नहीं लाइक किया तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए, ताकि दूसरों तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला जो वीडियो रहे वो आप सब तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपनी अगली कहानी दुलाई वाली, जो कि बंग महिला की एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो फिर हम देखते हैं अपनी कहानी दुलाई वाली, जो कि 1907 ईस्वी में बंग महिला द्वारा लिखी गई थी। और बंग महिला के बारे में हमने अपनी पहली जो वीडियो है कहानी की चंद्रदेव से मेरी बातें, उसमें हमने उनके बारे में विस्तार से बताया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बस इस कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो इस कहानी का जो प्रकाशन है वह 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से इसे एक माना जाता है। और श्री कृष्ण लाल ने, यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न है और बिंदु है कि श्री कृष्ण लाल ने दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कहा है। अच्छा, तो ये दुलाई वाली है, जो दुलाई वाली शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो दुलाई शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो दो परतों वाले वस्त्र से है, जिसे लोई भी कहा जाता है। और यह जो दुलाई वाली शब्द अगर हम ऐसे नॉर्मल भाषा में देखें तो दुलाई वाली का जो शब्द का अर्थ है वो होगा कि मतलब घूंघट की हुई कोई स्त्री, उसी के बारे में इस कहानी में बताई गई है। एक दुलाई वाली है, उसी पे आधारित यह कहानी है। तो दुलाई वाली का अगर हम अर्थ देख सकें तो नॉर्मल भाषा में यही होगा कि एक घूंघट की हुई स्त्री। और यहाँ पे जो दुलाई वाली शब्द है वो नवल किशोर के लिए एक पात्र है इस कहानी में। आप देखेंगे आगे जब हम अभी आपको सारांश बताएंगे तो उसमें कि एक पात्र है नवल किशोर, तो ये दुलाई वाली शब्द उसी के लिए प्रयोग किया गया। अब आपको लगेगा कि नवल किशोर तो एक मतलब पुरुष है और दुलाई वाली घूंघट की हुई, तो घूंघट तो स्त्री करती हैं। तो लेकिन अभी आपको क्योंकि ये कहानी क्या है, हास्य व्यंग है, तो अभी आपको इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। इसके सारांश में जरा से इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को बस देख लें। तो ये जो शब्द है दुलाई वाली, वह नवल किशोर के लिए किया गया है। यह कहानी जो है वो हास्य और व्यंग का पुट लिए हुए बेहद ही मनोरंजन प्रधान कहानी है, किंतु इसके मनोरंजन के कलेवर में हम कुछ खास उद्देश्यों को भी देख सकते हैं। इसमें जो कुछ खास उद्देश्य हैं वो भी इस कहानी के कलेवर में अंतर्निहित हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कहानी में हास्य के सृजन में परंपरा से हटकर मौलिकता एवं कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया गया है। कहानी में हमें भावुकता, कौतूहल और विस्मय प्रधान क्षणों का वर्णन जगह जगह पर देखने को मिलता है। कहानी का आरंभ काशी से होता है, काशी के दशाश्वमेध घाट से। जो कहानी की शुरुआत होती है वो काशी के दशाश्वमेध घाट से होती है, और जो कहानी का समापन होता है वो इलाहाबाद से होता है। बात क्या होती है कि दशाश्वमेध घाट पर जब कहानी की शुरुआत होती है तो एक है पात्र बंशीधर गए हैं स्नान करने काशी के दशाश्वमेध घाट पर। वो स्नान करने गए हैं, तो फिर वहीं पे उन्हें पता चलता है कि आगरा से एक उनका मित्र है जो इलाहाबाद जा रहा है, और आगरा से जो उनका मित्र आ रहा है आगरा से होकर जाएगा, मतलब वो आ तो कलकत्ता से रहा है पर वो आगरा से होकर जाएगा। वो उनका मित्र है नवल किशोर। है तो ममेरे भाई, लेकिन भाई से ज़्यादा वो दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इन्हीं दोनों ही दोस्तों की कहानी है
तो उन्हें पता चलता है कि वो आ रहे हैं और इलाहाबाद होके जाएंगे। और बंसीधर को भी क्योंकि बंसीधर काशी आए थे, वो भी अपनी पत्नी को विदा करने आए थे, विदा करवाने आए थे। तो वो भी क्या करते हैं कि उन्हें भी इलाहाबाद जाना होता है, दोनों ही इलाहाबाद के ही थे। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों दोस्त साथ ही इलाहाबाद जाएं। तो दोनों ने तय भी किया हुआ था यह कि हम मुगल सराय जो स्टेशन है उससे हम दोनों साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो फिर क्या होता है कि बंसीधर जल्दी जल्दी काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करते रहते हैं। जैसे उनको इतना पता चलता है कि वो अब निकल चुके हैं, आएंगे नवल किशोर, तो वो जल्दी जल्दी जाते हैं और उनकी जो साली हैं सीता, उनको पुकारते हैं। 10 वर्षीय बालिका हैं साली सीता, तो उन्हें पुकारते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से अपनी बहन को ज़रा बुला ला। तो फिर सीता जाती है, कहती है अच्छा ठीक है मैं बुला के लाती हूँ। तो फिर एक स्त्री आती है, तो जो कि जिसका नाम है जानकी, ये बंसीधर की पत्नी है। तो बंसीधर उससे कहते हैं कि हमें आज ही जाना होगा, कहते हैं कि आज ही हम लोग को जाना होगा। तो बेचारी बहुत थोड़ा उदास हो जाती है कि आज ही चले जाएंगे। तो कहती है कि आज कैसे जाएंगे, मतलब थोड़ा उसको लगता है क्योंकि भाई नई नई शादी हुई रहती है, तो थोड़ा मायके में उसका रहने का मन होता है, इतने दिन बाद आती है। तो कहती है आज कैसे जाएंगे, आज तो जा ही नहीं सकते। तो कहता है नहीं, हमें आज ही जाना होगा, हमें वो कहती है जानकी कि आज तो हम किसी सूरत में नहीं जा पाएंगे। ऐसे कहने से थोड़ी ना हो जाता है, अभी कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। लड़की कभी विदा की होती ससुराल से तो मालूम चलता, अभी तो बहुत सारे चीज़ों की व्यवस्था ही नहीं हो पाई है, विदाई भी कैसे हो जाएगी। तो कहता नहीं, हमें तो आज ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं और आगरा से वो भी अपनी जो उनकी भी शादी नई हुई रहती है, तो वो भी अपनी नई बहू को अपने साथ लेके आएंगे। तो और हम दोनों ने मतलब वो किया हुआ है कि हम दोनों मुगल सराय से साथ ही चलेंगे, तो इसलिए अभी भी मुझे उनका तार मिला है और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी नहा के आया हूँ, और कपड़े उपड़े जो कुछ भी हो जल्दी जल्दी बस बांध लो और बस हम लोग आज ही चलेंगे। तो बस जब इतना वो सुनती है तो बेचारी बहुत उदास हो जाती है, मतलब वो कहती है कि थोड़ा उसको दुख भी होता है कि आज ही चले जाएंगे। तो थोड़ी सी उसकी नोक-झोंक भी इसी बात पे बंसीधर से हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा नवल किशोर से चिढ़ती क्या थी, थोड़ा सा जैसे नवल किशोर एक बार उनसे मजाक कर देते हैं, तो इसलिए वो उनको थोड़ा बुरा लग जाता है। तो वो कहती भी है बंसीधर से कि अच्छा तो ये बात है, नवल जो चाहें करवाएं, क्या एक गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, ज़रूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। तो ऐसी थोड़ी सी नोक झोंक होती है। वो एक बार क्या होता है कि वो शायद पूड़ी खाती रहती हैं, पूड़ी काटती रहती हैं, तित्ते में नवल किशोर आ जाते हैं और कहते हैं ए बुआ देखो तुम्हारी वो पूड़ियाँ खा रही है। तो वो पूड़ी बनाती रहती हैं, तो उनको थोड़ा मजाक कर लेते हैं, तो वही उनको थोड़ा बुरा भी लगता है, उनकी हंसी बहुत बुरी लगती है। तो बंसीधर से जब ये कहते हैं, बंसीधर कहते हैं अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो नहीं खाती, पूड़ी क्यों खाने लगेगी। यही सब थोड़ा सा हंसी मजाक होता है कहानी में, आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिर इसके बाद बंसीधर जब एकदम निश्चित कर देते हैं कि नहीं हमें आज ही जाना होगा, तो बेचारी दुखी बन से तैयार होने लगती है, दुखी बन से तैयार होती है। और इधर बंसीधर क्या होता है, इक्का लेने चले जाते हैं। यहाँ पे हम पहली बार जब विदाई होती है बहू की, तो वो भी हम देख सकते हैं कि कैसे बेचारी रोती रहती है, कोई सामान भूल भी जाती है तो धीमी सी आवाज़ में माँ को याद दिला देती है। और क्योंकि उसके घर में कोई है भी नहीं, एक भाई है बीमार रहता है, एक साली है मतलब बहन है उस बस, और मम्मा है, तो बस 2-4। तो क्या करती है बेचारी कि अपना सामान इकट्ठा करने लगती है, किसी तरीके से बांधने लगती है। तो बंसीधर कहते हैं मैं जा रहा हूँ, इक्का लेके आऊँगा। पहले वो सोचते हैं कि इक्का जो है वो भले घर की स्त्रियों के चढ़ने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा पैर ऊपर उठाकर चढ़ना पड़ता है। मैं जा रहा हूँ पालकी लूँगा। तो वो पालकी लेने जाता है, लेकिन क्या होता है कि पालकी वाला 1.5 रुपये किराया मांगता है। तो फिर उसके पास थोड़ा पैसे की वो भी होती है, तो वो सोचता है कि कोई नहीं, चलो इक्का ही सही, मैं इक्का से ही, पहुंचने से मतलब है, कोई बात नहीं, इक्का से ही चलेंगे। तो फिर इक्का आता है, सामान सब बांधा जाता है, रखा जाता है। जानकी बेचारी बहुत ही विकलता से रोती हुई इक्का में बैठती है।
लेकिन जैसे जैसे इक्का की दूरी बढ़ती जाती है, जानकी की रुलाई भी कम होती जाती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा व्यंग, मतलब व्यंग क्या, हंसी मजाक कहानी में किया गया है, तो हम देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये लोग जाते रहते हैं, तो फिर अचानक से चलते चलते उनको याद आता है बंसीधर को कि अरे मैंने तो जल्दी जल्दी में बिलायती धोती हम पहन के चले आए, मुझे तो देसी धोती पहनना चाहिए था। नवल जो है वो कट्टर स्वदेशी हैं, वो तो बंगालियों से भी बड़े हुए हैं। अब तुम्हें नवल को थोड़ा बुरा लगेगा कि मैं तो बिलायती चीज़ें पहनता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वदेशी भावना भी है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति देश प्रेम की भावना भी है। बिलायती वस्तुओं का बहिष्कार भी हमारे देश में चल रहा था, तो वो उस चीज़ को इस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास लेखिका ने किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये भी वर्णन देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो लोग मुगल सराय पहुँचते हैं, लेकिन नवल किशोर वहाँ पे मिलते नहीं। बंसीधर बहुत ढूंढते हैं, जब वो नहीं मिलते तो उन्हें लगता है कि वो जानकी को तो स्टेशन उस पे रेलवे में बैठा देते हैं। फिर उनको लगता है अगर मैं जानकी को बताया कि वो ये नवल किशोर आए नहीं तो उसको बुरा लगेगा। स्त्री स्वभाव थोड़ा होता ही है कि अब उन्हीं के लिए तो जल्दी जल्दी चले आए और देखो वो आए ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि जब जानकी पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं कि अरे उन्हें लगता है कुछ काम पड़ गया होगा इसीलिए आ रहे होंगे, ऐसे करके बहाना मार के निकल लेते हैं। तो फिर उनको भूख लगती है, पूड़िया उड़िया लेते हैं, जानकी को भी देते हैं। तो फिर आगे से कहानी चलती रहती है, ट्रेन जा रही है। रास्ते में वो देखते हैं कि क्या होता है कि एक औरत है वो बैठी हुई है, तो खूब लंबा सा घूंघट काढ़े हुए बैठी हुई है। तो पहले तो उनको लगता है चलो कोई नहीं, क्योंकि थोड़ा वो उबते भी रहते हैं, और तो उन्हें लगता है चलो कोई नहीं। जानकी को तो जनानी गाड़ी में बैठा देते हैं और ख़ुद फिर परेशान हो जाते हैं। तो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, अपना तो बगल वाले कमरे में रहते हैं। जानकी को जो होता है जनानी गाड़ी में बैठा के खुद बगल वाले कमरे में होते हैं। तो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, अब जो ये स्त्री है उसके जो पति होंगे, उनके साथ जो पुरुष होगा उसके साथ मेरा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके आने से थोड़ा बहुत बातचीत हो जाएगी तो टाइम भी निकल जाएगा। लेकिन 2-3 घंटी बज जाती है ट्रेन की, और जैसे ही गाड़ी छूटती है वह स्त्री थोड़ा बहुत उचक उचक इधर उधर देखने लगती है, और फिर जैसे ही गाड़ी और गति पकड़ती है वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो सबको लगता है अरे इसका आदमी जो है वो लग रहा है कि छूट गया, फिर किसी को लगता है। तो इसमें हमें कुछ 2-3-4 ग्रामीण औरतें बैठी रहती हैं, तो उन यहाँ पे बहुत ही मनोरंजनपूर्ण वर्णन है, बहुत ही हास्य है। तो एक स्त्री होती है वो कहने लगती है अरे इनकर मनई तो ना ही आयन हो, देखियो रोवन करथईन। दूसरी कहती है अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई हैं। तो पहली कहती है दूर बहु रही, ये जनानी गाड़ी थेड़े हैं। तो ऐसे ऐसे करके तो फिर एक और होती है स्त्री, वो कहती है कि पहली जो होती है वो कहती है चल हट हम पूछिया ना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। तो दूसरी कहती है इलाहाबाद कौन गांव हो गईयाँ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा, ग्रामीण भाषा का भी प्रयोग किया गया है इस कहानी में। इसके साथ ही ऐसे बातचीत होती रहती है। तो फिर बाद में बंसीधर जो होते हैं वो समझाते हैं कि अच्छा डरो नहीं, मैं इस स्त्री को इसके घर तक छोड़कर ही जाऊंगा, और इस तरह से वो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। उस स्त्री की जिम्मेदारी वो अपने सर पे ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि सब लोग इलाहाबाद आ जाता है धीरे धीरे। वो स्त्री क्या होती है थोड़ा घूंघट में एक आँख ऐसे निकाल के और बंसीधर को देखती रहती है। तो बंसीधर को लगता है कि धुलाई वगैरह तो बहुत अच्छी सी ओढ़ी है, लगती अच्छे घर की है, लेकिन लगता है थोड़ी सी असभ्य औरत है, इसका व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं चलो कोई नहीं। इलाहाबाद पहुंचते हैं, जैसे सोचते हैं कि एक वृद्धा होती है तो उसको कहते हैं तुम इस और स्त्री के पास बैठो, मैं ज़रा टिकट लेके आता हूँ। लेकिन वो इस वृद्धा औरत भी खिसक लेती है, जो वृद्धा औरत होती है, बूढ़ी औरत, वो भी खिसक लेती है। तो वो जाते हैं टिकट लेने, आते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं कि अरे सामने से वो देखते हैं वो धुलाई वाली चली आ रही है। तो वो क्या बेचारे फिर सोचते हैं कि अरे ये तो मतलब कि मैंने तो उसको बैठाया था, ये चली आ रही है। तो फिर क्या होता है कि तो जब उसे आते हुए देखते हैं तो वो गुस्साते हैं, वो कहते हैं कि तू ही इन स्त्रियों को लेकर कहीं
लेके चली गई है। थोड़ा वो दुलाई वाले के ऊपर अब उनका थोड़ा गुस्सा लग जाती है, तो वो इतना जैसे ही कहते हैं तो दुलाई को ऊपर उठा के मुंह खोलकर नवल किशोर हंसने लगते हैं। अब बंसीधर बेचारे अचंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे यह क्या तुम्हारी ही करतूत है, अब मैं समझ गया कैसा गजब किया है तूने, ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती, मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू है। अच्छा तो वे गई कहाँ? तो अब इस कहानी में हमें समझ में आता है कि वो जो दुलाई वाली है, दुलाई ओढ़ के नवल किशोर भी वहीं पे उसी ट्रेनिंग में बैठे रहते हैं, और साथ ही उनकी जो स्त्री होती है, उनकी जो पत्नी होती है, वो भी बैठी रहती है। नवल किशोर मजाक करते रहते हैं। वो कहते हैं अरे मैं तो कलकत्ते नहीं बल्कि मुगल सराय से ही तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। मैं देख रहा था, मैं तो आराम से बस लेटे लेटे देख रहा था कि देखें तुम कितना परेशान होते हो, क्या करते हो। तो इस तरह दोनों दोस्त हंसी मजाक करते हैं और खुशी खुशी फिर राजी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो बस यही दो दोस्तों की से जुड़ी हुई हास्य व्यंग प्रधान यह कहानी है। कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं। इसमें थोड़ा तत्कालीन परिवेश को भी हमें देखने को मिलता है इस कहानी में। अब अगर हम देखें तो इस कहानी में कहानी का आरंभ है वो तो काशी से होता है और समापन इलाहाबाद से होता है। लेकिन इसमें कुछ स्थानों का वर्णन है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दुलाई वाली कहानी में नहीं है। तो जो स्थानों का वर्णन दुलाई वाली कहानी में किया गया है उसमें अगर हम देखें तो मुगल सराय, काशी, कलकत्ता, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों का वर्णन किया गया है। एक तो काशी से शुरू हुई होती है और इलाहाबाद में कहानी ख़त्म होती है। 2 स्थान ये हो गए मुगल सराय, कलकत्ता, आगरा, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। ये भी स्थानों का यहाँ वर्णन इस कहानी में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अन्य पात्रों में हम देखें अगर कहानी के जो पात्र हैं तो बंसीधर कहानी के नायक हैं। नवल किशोर ममेरे भाई हैं जो कि भाई से ज़्यादा मित्र की तरह हैं। जानकी जो है वह बंसीधर की पत्नी है और सीता बंसीधर की साली है जो कि 10 वर्षीय की है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस कहानी में स्त्री पुरुषों की सोच थोड़ी और मनोभावों का भी चित्रण किया गया है कि जब यहाँ पे स्त्री पुरुष के सोच के संदर्भ में हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा जब नवल किशोर नहीं आते हैं तो बंसीधर को लगता है कि अगर वो थोड़ा सा अपनी बहू को बताएंगे, अपनी पत्नी को बताएंगे तो ताना मारेंगे। तो स्त्रियों की जैसे थोड़ी सी ये आदत है तो उनको इस हिसाब से उन मनोभावों का चित्रण किया गया है। नारी मनोविज्ञान का सुंदर प्रयोग है। बहू की पहली विदाई का सुंदर एवं सरस वर्णन किया गया है। साथ ही यहाँ इस कहानी में ग्रामीण भोली भाली अनपढ़ स्त्रियों का चरित्र चित्रण भी हमें देखने को मिलता है कि मतलब जैसे जो ग्रामीण भोली भाली अनपढ़ स्त्रियाँ होती हैं किसी भी औरत को थोड़ा सा अकेले देखती हैं तो बस पीछे पड़ जाती हैं, क्यों, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जाओगी, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्या दिक्कत है, रो क्यों रही हो। तो एकदम से उसी का वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन इस कहानी में भी किया गया है। तो वही सब हम देख सकते हैं। तो काशी एवं उसके परिवेश का भी सुंदर चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। साथ ही साथ तत्कालीन परिवेशगत मनोदशा का चित्रण भी किया गया है। विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर व्यंग एवं स्वदेशी वस्तुओं के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन एवं राष्ट्रीय भावना के प्रति लगाव भी इस कहानी में दर्शाया गया है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब वो वंशीधर बिलायती धोती पहनकर चले आते हैं तो उनको लगता है कि नवल किशोर को बुरा लग जाएगा, मैं बिलायती वस्त्र पहनकर चला आया। तो उस प्रसंग में हम देख सकते हैं कि बिलायती वस्त्रों के प्रति थोड़ा बहिष्कार की भावना हमारे देश में कैसी थी उस समय पे, वो देखने को हमें मिलता है। नवल किशोर के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को इस कहानी में दिखाया गया है, नवल किशोर के माध्यम से। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि भाषा जो है उस कहानी की वह पात्रों के अनुकूल है। जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग इस कहानी में किया गया है। मिर्ज़ापुर बोली इस कहानी में हमें कई जगह देखने को मिलती है। वहाँ ख़ास तौर पे वहाँ जब 4-5 ग्रामीण अनपढ़ औरतें उस स्त्री के पास बैठकर उसकी हाल दशा पूछती रहती हैं तो उस समय पे उस समय हमें ये देखने को मिल जाता है। ख़ास तौर पे मिर्ज़ापुर की और भोजपुरी, पहली बार इस कहानी में क्या हुआ है कि भोजपुरी भाषा का प्रयोग हुआ है और जो भाषा है वो सरल, सरस, रोचक एवं देशज शब्दों की बहुत ही ज़्यादा उस कहानी में बहुलता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस कहानी में जो संवाद है वो बहुत ही छोटे हैं और नाटकीयता से युक्त हैं और इसी नाटकीयता के साथ
ग्रामीण जीवन का भी यथार्थ वर्णन हमें कहानी में देखने को मिलता है। साथ ही साथ कहीं कहीं पे हमें सूत्रवाक्य भी दिख जाता है। और अगर हम कहें तो एक तरीके से यात्रा वृत्तांत पूरी कहानी जो है ये एक यात्रा वृत्तांत ही है, क्योंकि यात्रा से शुरू होती है और यात्रा पे ही ख़त्म हो जाती है। यथार्थ का स्वर भी हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस कहानी में रेल यात्रा, यातायात, तार, डाक आदि चीज़ों का वर्णन भी इस कहानी में किया गया है। साथ ही साथ अगर हम यह देखें तो इस कहानी में हमें क्षेत्रीय संस्कृति, धार्मिक प्रवृत्ति और अपनत्व का भाव भी पूरी कहानी में कहीं ना कहीं पे देखने को मिल ही जाता है। साथ ही पात्रों के चरित्र चित्रण में द्वंद्व एवं मनोवैज्ञानिकता का प्रभाव अच्छे से हमें दिखाई देता है। कहानी में हर जगह आर्थिक विपन्नता की भी स्थिति हमें देखने को मिलती है बंशीधर के माध्यम से, जब वो सोचता है कि मैं इक्का से नहीं पालकी से अपनी बहू को लेके जाऊंगा, अपनी पत्नी को लेके जाऊंगा विदा करा के, क्योंकि थोड़ा उसमें पैर उठा के चढ़ना पड़ता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता अच्छे घर की भली घर की बहुओं को। लेकिन जब वो बाद में पालकी को देखता है बहुत महंगा दाम है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, चलो इक्का ही सही, जाना ही तो है। तो इस तरह से अगर उसके पास पैसा होता तो वो पालकी ही कर लेता, लेकिन फिर सोचता है कि चलो कोई नहीं। तो इस तरह से आर्थिक विपन्नता भी हम देख सकते हैं। तो मुख्य पात्रों में अगर हम हमने देख ही लिया कि इसमें सीता, बंशीधर और नवल किशोर और जानकी, यही 4 पात्र हैं और इन्हीं चारों पात्रों के माध्यम से यह पूरी कहानी कही गई है। तो इस तरह हम अंत में कह सकते हैं कि यह जो बंग महिला की कहानी है दुलाई बाई, यह एक सामाजिक प्रधान, हास्य, मनोरंजन, व्यंग क्या है, हास्य, मनोरंजन, व्यंग का एक पुट है, भावुकता का पुट है, कौतूहल प्रधान है, विस्मय प्रधान है। तो यह जो सामाजिक प्रधान कहानी है, इसमें कथानक, संवाद और पात्र के दृष्टिकोण से इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी हम कह सकते हैं। तो इस तरह यह जो कहानी है ये हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक है। इस कहानी को कृष्णलाल ने इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कहा है। और अगर हम देखें तो सामाजिक दृष्टिकोण से, कथा, संवाद, पात्र के दृष्टिकोण से हिंदी की से सर्वश्रेष्ठ कहानी कह सकते हैं। तो इस तरह से यह कहानी रही दुलाई बाई, जो कि हमारे सिलेबस में लगाई गई है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों और इसके सारांश, कहानी के सारांश पर हमने चर्चा की है। अब अगली कहानी जो हमारे सिलेबस में लगाई गई है उसके साथ हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, बताएं हमें कि हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमारे जो महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने बताया वह आपको कैसे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बताएँगे तो हम और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।